हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर स्टडी व्यू। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं, या हमारा बिहार टॉपिक से होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, बिहार में यूरोपीय लोगों का आगमन। बिहार में यूरोपीय लोगों का आगमन कैसे हुआ, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, आइए। पहला है, गंगा नदी और उसके सहायक नदियों से सूखी हुई बिहार की उपजाऊ मिट्टी ने कई विदेशी शक्तियों को आकर्षित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपीय कोई अपवाद नहीं थे। ये बिहार के नील, सोडा, कपास और वस्त्र से आकर्षित हुए थे। उन्होंने बिहार के विभिन्न स्थानों पर अपना कारखाना खोले। पटना केलिको यानी कि सूती वस्त्र और सिल्क रेशम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, और यह सोडे का व्यापारिक क्षेत्र भी था। ब्रिटिशों के साथ पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डेन्स, डच जैसे अन्य यूरोपीय शक्तियों ने आकर्षक और अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। अंग्रेजों ने केलिको और सिल्क की खरीद और भंडार के लिए 620 में पटना में एक कारखाना खोला। पीटर मुंडी ने 1632 में पटना को पूर्वी क्षेत्र का सबसे बड़ा बाजार कहा है। बिहार में प्रवेश करने वाले विभिन्न यूरोपियों का नीचे वर्णन दिया गया है, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये था हमारा बिहार में यूरोप लोगों का जब आगमन हुआ था, तो वो हमारे बिहार में किस तरह से व्यापार करते थे, उसका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे बिहार में प्रवेश किए थे वो थे पुर्तगाली। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार में जो प्रवेश करने वाले हमारे थे यूरोपीय पुर्तगाली थे, जो कि यूरोप से थे। ये बिहार में प्रवेश करने वाले पहले यूरोपीय थे। वे मुख्य रूप से बिहार के कपास और वस्त्र में रुचि रखते थे। पुर्तगाली कप्तान पेड्रो ताबगिर्स को सम्राट अकबर ने इस क्षेत्र में एक गोदाम स्थापित करने की अनुमति मिली थी। 1589-80 में हुगली पहला स्थान था जहां उन्होंने अपने कारखाना की स्थापित की थी, और विभिन्न व्यापार प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा पटना का भी अक्सर दौरा किया जाता था। जैसे जैसे उनकी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती गई, उन्होंने धार्मिक संस्थाओं की स्थापना की, जैसे अन्य गतिविधियों में संचालित करना शुरू कर दी। 1599 में बंडेल यानी कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, वो एक महत्वपूर्ण ईसाई चर्च की स्थापना की गई थी। और यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि बंगाल का पहला ईसाई चर्च था हमारा हुगली जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश। तो ब्रिटिश बिहार में प्रवेश करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति अंग्रेज थे। पहले थे पुर्तगाली, दूसरे थे ब्रिटिश। अतः वे न केवल क्षेत्र में बल्कि पूरे देश में सबसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरे। उनका पहला गोदाम 1620 में केल्को और सिल्क के खरीद और भंडारे के लिए पटना के आलमगंज में खोला गया था। हालांकि यह अल्पकालिक था और इसके अगले ही साल में बंद करना पड़ा था। 30 वर्ष की लंबी अवधि के बाद यानी कि वर्ष 1651 में कारखानों को अंग्रेजों द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। मौजूदा समय में इसे गुलजार बाग में स्थित सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में तब्दील किया जा रहा था। तीसरा हमारा था डज को सोडे और खदान, कपास और वस्त्र में रुचि था। उनका कारखाना पटना में, जो कि अभी वर्तमान पटना कॉलेज के पास है, 1632 में स्थापित किया गया था। उन्होंने 1774 में पटना में नेपाली कोठी के पास अपना कारखाना स्थापित किया। चौथा था डेन जो था, उन्होंने 1774 में पटना में नेपाली कोठी में अपना कारखाना स्थापित किया। अब हम लोग बात करेंगे बिहार में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार और समय केंद्र। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हमारा आता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, यह जो है युद्ध की पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग बात करते हैं। मीर जाफ़र से बंगाल के नवाब की गद्दी को पाने के लिए अंग्रेज़ों ने मीर कासिम की मदद की। ठीक है, उसका विचार उसे एक आदर्श कठपुतली के रूप में उपयोग करने का था। हालांकि मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित करने और नौकरशाही और सेना को पुनर्गठित करने जैसे कई कदम उठाया, जिसने उसकी उम्मीदों को मिथ्या साबित कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार को प्रत्याशित करने के लिए डिप्टी गवर्नर का कार्यालय बनाया। सिताब रॉय और राजा राम नारायण महत्वपूर्ण डिप्टी गवर्नर थे। राम नारायण को अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने बिहार के राजस्व का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया था। कंपनी के अधिकारियों द्वारा व्यापार परमिट कंपनी के दस्तखत का दुरुपयोग, बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का अधिकार, ब्रिटिश व्यापारियों के बलपूर्वक तरीकों से सस्ती दरों पर माल प्राप्त करने जैसे विभिन्न अन्य कारणों से मीर कासिम नाराज हो गया।
और इसीलिए मीर कासिम ने करों की पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला किया, जिसका अंग्रेज़ों ने विरोध किया। अंत में 1763 में नवाब और अंग्रेज़ के बीच पारगमन करों की तकरार पर युद्ध छिड़ गया और अंग्रेज़ों ने कटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूटी और मुंगेर में लगातार जीत प्राप्त की और नवाब अवध भाग गए और एक संघ का गठन किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बक्सर का युद्ध होता है, जो कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब मीर कासिम और सिराजुद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय और ब्रिटिश मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद नवाब के नेतृत्व वाला महासंघ नज़दीकी लड़ाई में पराजित कर दिया गया। न केवल बंगाल के नवाब बल्कि भारत के सम्राट भी इस लड़ाई में हार गए थे। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत में अंग्रेज एक महान शक्ति बन गया। फिर उसके बाद हमारा इलाहाबाद की संधि हुई, जो कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा क्रमशः 12 अगस्त और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद के 2 संधि संपन्न की गई थी। पहली संधि अवध के नवाब के साथ संपन्न हुई और दूसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। संधि के तहत अवध के नवाब ने निम्न पर सहमति व्यक्त की। कंपनी को 50 लाख रुपए के युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करना था और इलाहाबाद और कारा के सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने निम्न पर सहमति व्यक्त की: बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करना, यानी कि 26 लाख रुपए की वार्षिक भुगतान की एवज में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के निजामत कार्यों को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना और कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में निवास करना था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा बंगाल में दोहरी सरकार हुआ 1765 से 72 तक। बक्सर के युद्ध और इलाहाबाद की संधि ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वास्तविक शक्तियां प्रदान कर दी। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में 1765 में सरकार की दोहरी प्रणाली शुरू की गई और इस प्रणाली के तहत नवाब और कंपनी दोनों का शासन बंगाल में शुरू किया गया था। दीवानी यानी कि राजस्व एकत्र करने का अधिकार और निजामत यानी कि न्यायिक और पुलिस कार्य दोनों ही कार्य कंपनी के नियंत्रण में आ गए। दीवानी अधिकारों का प्रयोग कंपनी द्वारा दीवान के रूप में किया गया था। कंपनी ने अपने निजामत अधिकारों का प्रयोग करने के लिए उप सूबाहदार को नामित करने का अधिकार रखा। 2 उप दीवान अर्थात बिहार के लिए राजा सिताब रॉय और बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को कंपनी से नियुक्त किया गया। यह प्रणाली कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हुई, लेकिन यह बंगाल की जनता के लिए विनाशकारी थी। अंत में दोहरी प्रणाली को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त किया गया। फिर उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है बिहार और बंगाल में भयंकर अकाल। तो इस अवधि के दौरान कृषि विकास को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जो बंगाल के 1770 के विनाशकारी अकाल के प्रमुख कारणों में से एक था। अकाल ने बिहार से बंगाल क्षेत्र तक भारत के निचले गंगा के मैदान को प्रभावित किया था और इससे 10 लाख मौत होने का अनुमान है। भारत के गवर्नर जनरल 1783 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा गोलघर में एक गुंबद के आकार का अन्न भंडार बनवाया गया था। इसी तहत कैप्टन जॉन गारस्टीन द्वारा 1786 में एक विशाल अन्न भंडार का निर्माण भी किया गया था। तो ये था हमारा बिहार के अकाल का मुख्य कारण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अस्थायी निपटान प्रणाली। तो इस प्रणाली की शुरुआत बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस जिले और मद्रास के उत्तरी जिलों में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। इसकी योजना जॉर्ज शॉर ने बनाई थी। इसमें जिम्मेदारों को ज़मीन के मालिक के रूप में घोषित किया गया था, इसलिए वे अपने द्वारा वसूले गए राजस्व का 1/11वां हिस्सा अपने पास रख सकते थे, जबकि अंग्रेज़ों को एकीकृत राजस्व का 10/11वां हिस्सा निश्चित था। किराएदारों को जिस राशि का भुगतान करना होगा वह तय की गई थी। यही कारण है कि नामकरण अस्थायी है। उन्हें भूमि के स्वामित्व का भी आश्वासन दिया गया था। स्वामित्व को वंशानुगत बनाया गया था और कई जिम्मेदार कस्बों में रहे। अनुपस्थित जमींदार और अपने किराएदारों का शोषण किया। जमींदारों के खिलाफ व्यापक असंतोष के कारण किराएदारों के अधिकार को परिभाषित करने के लिए 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम तैयार किया गया था। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार का 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो बिहार का 1857 का विद्रोह एक अपने आप में महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी। पहला पॉइंट है 1857 का विद्रोह भारत के आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसमें विनायक दामोदर सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में कहा गया और विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के वायसराय के काल में हुआ था। विद्रोह के विभिन्न कारण सैन्य, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारण थे। भारत के विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था।
इसे तेजी से बल मिला और जल्द ही यह एक विशाल क्षेत्र में विस्तारित हो गया। यह उत्तर में पंजाब, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में बिहार और पश्चिम में राजपूताना तक पहुंच गया। बिहार भी विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र था। बिहार प्रांत को प्रशासनिक रूप से 6 जिलों में विभाजित किया गया था, अर्थात बिहार, चंपारण, सारण, तिरहुत, शाहाबाद और पटना। बिहार में विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को देवघर जिला में रोहिणी, वर्तमान में जो कि अभी झारखंड में है, वहाँ से हुई थी और 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। यहाँ 2 अंग्रेज अधिकारी सर्जन डॉक्टर ग्रांट और लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेली की हत्या कर दी गई। हालांकि मैकडोनाल्ड द्वारा विद्रोह को कुचल दिया गया था, तो साथ ही रेजिमेंट का मुख्यालय भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। विद्रोह मुजफ्फरपुर, पलामू, सिंहभूम, मानभूम, चाईबासा, दीनापुर, जगदीशपुर, तिरहुत, भागलपुर, सोनथल, परागना, पूर्णिया, संबलपुर, पटना, गया, चंपारण और सारण में फैला। यह उल्लेखनीय है कि बिहार में 2 महत्वपूर्ण समूह अंग्रेजों के खिलाफ सक्रिय थे। पहला समूह लखनऊ समूह था, जिसमें पीर अली, यूसुफ अली, इमादुद्दीन और मसीहुज्जमान जैसे लोग शामिल थे। दूसरे समूह को दिल्ली समूह कहा जाता था, जिसमें अली करीम, जो कि डुमरी गया के जमींदार थे, और वारिस अली जैसे लोग शामिल थे। विद्रोह का एक और केंद्र था, जो कि पटना था। पटना में विद्रोह 3 जुलाई 1857 को एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। यहाँ एक अफीम व्यापारी डॉक्टर लियल जो थे वो मारा गया था। इसी तरह 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में विद्रोह छिड़ गया था। बिहार में सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह 25 जुलाई 1857 को आरंभ दानापुर छावनी का विद्रोह था, जिसे इस क्षेत्र में व्यापक विद्रोह की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया गया था। गया में भी विद्रोह शुरू हुआ, जिसे 16 अगस्त 1857 को सरकार की तख्ता पलट के लिए शुरू किया गया था। हालांकि गया जिले में विद्रोह को कुचल दिया गया। कुछ क्षेत्र में इसने विभिन्न नेताओं के नेतृत्व में लोकप्रियता प्रदान की। भोजपुर के प्रमुख के रूप में जोधपुर सिंह को गया के कई गांवों की सहानुभूति और समर्थन था। हैदर अली खान ने जिले के उत्तर पूर्व भाग में नेतृत्व किया, जिन्होंने पूर्व में अपने पूर्वजों से संबंधित राजगीर, परागना को भी फिर से हासिल करने का प्रयास किया। भागलपुर और जलपाईगुड़ी के बीच स्थित पूर्णिया जिले भी विद्रोह बढ़ने से प्रभावित हुआ था। अक्टूबर 1857 के अंत में भागलपुर में विद्रोह को अगुवाई करने वाली 32वीं नेटिव इन्फेंट्री की 2 कंपनियां नई चेतावनी का कारण बनी। 1857 के झारखंड के विद्रोह में पांडे गणपत राय सेना प्रमुख थे। हालांकि अंग्रेजों के वफादार जमींदारों और राजाओं के कुछ वर्गों का समर्थन ने रास्ते का रोड़ा बनकर कार्य किया। हटवा, डुमरा और दरभंगा के महाराजा ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन भी किया था। बिहार से 1857 के विद्रोह में बाबू वीर कुंवर सिंह सबसे उल्लेखनीय हस्ती थे। नीलांबर, पीताम्बर 2 भाइयों थे, जो कि पलामू क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किया था। खरवार जनजाति की उपभोक्ता उपवर्ग के नेता थे। गुरिल्ला युद्ध कला में अच्छी तरह प्रशिक्षित थे। चेरो लोग और शाहाबाद के ठाकुर अमर सिंह द्वारा मदद मिली। अक्टूबर 1857 में चैनपुर, शाहपुर और लेस्लीगंज में अंग्रेजों पर हमला किया गया। ब्रिटिश मेजर डाल्टन द्वारा पकड़ा गया था और 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये था हमारा बिहार से रिलेटेड 1857 का इम्पोर्टेंट क्रांति। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 1857 के विद्रोह में बाबू वीर सिंह की भूमिका। तो पहला पॉइंट है हमारा, बाबू वीर कुंवर सिंह का जन्म जो है वह अप्रैल 1777 में जगदीशपुर के महाराजा और महारानी के यहाँ लगभग हुआ था, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले में है। यद्यपि वह लगभग 80 वर्ष के थे, उनकी बहादुरी और साहस ने उन्हें विद्रोह में चमकने में मदद किया। उन्होंने सक्रिय रूप से 4000 सैनिकों की सशस्त्र सेना का नेतृत्व किया और कई लड़ाइयों में जीत दर्ज की। उन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में तैनात किए गए सिपाहियों का कार्यभार ले लिया। उनकी लड़ाई में उनके भाई अमर सिंह, भतीजे रथमंजन सिंह, शहबादा के 4 जमींदार निशांत सिंह और हरिकिशन सिंह ने भी उसकी मदद की। उसने अपने उग्रवादियों की मदद से अराह को मुक्त करने का प्रयास किया। वह अपने पहले प्रयास में विफल रहा, लेकिन 27 जुलाई 1857 को अपने दूसरी प्रयास में अराह पर कब्जा करने में सफल रहा। उसने खुद को अराह का शासक घोषित किया। कैप्टन डनवर वीर कुंवर सिंह से फिर से कब्जा पाने के लिए अराह पहुंचा, लेकिन वह हार गया। यह वीर कुंवर सिंह की महत्वपूर्ण जीत थी। उन्होंने 30 अगस्त 1857 तक अराह किले पर कब्जा कर लिया। अंत में ब्रिटिश अधिकारी मेजर विसेंट आयरे ने अराह को वीर कुंवर सिंह से
वापस ले लिया। जगदीशपुर में भी मेजर विसेंट आयरे द्वारा तोड़फोड़ की गई, लेकिन वह वीर कुंवर सिंह को पकड़ नहीं पाया। अमर सिंह वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई ने कैमूर पहाड़ी में विद्रोह का नेतृत्व किया। वीर कुंवर सिंह रोहतास पहुंचे, जहां उन्होंने रामगढ़ बटालियन की विद्रोही सेना का नेतृत्व किया। बाद में वह अन्य विद्रोहियों से संपर्क करने के लिए बांदा, लखनऊ, अयोध्या के लिए रवाना हो गया। अयोध्या में उन्होंने कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में नाना साहेब को शामिल किया। उन्हें वहां एक डिविजनल कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था। आजमगढ़ के रास्ते में वह अलीम करीम की सेनाओं में शामिल हो गया और आजमगढ़ किले को फतह करने के लिए उनके और कर्नल मिल्कमैन के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ। कर्नल मिल्कमैन को भागना पड़ा और कुंवर सिंह ने आजमगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। कर्नल डेंस भी उनसे हार गया था। इस बहादुरी ने अंग्रेजों को नाराज और हताश कर दिया। लॉर्ड लुगार्ड्स और लॉर्ड कागे ने क्रमशः लखनऊ और इलाहाबाद से आजमगढ़ की और कूच किया और कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की रक्षा के लिए एक सेना को पीछे छोड़ते हुए आजमगढ़ किले को छोड़ने का फैसला किया। लॉर्ड लुआर्ड की सेनाओं द्वारा आजमगढ़ पर फिर से कब्जा कर लिया गया और फिर कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे और लगभग 1 साल तक अंग्रेजों को छाकते रहे। ब्रिटिश अधिकारी डक्सक के साथ एक लड़ाई में वह जख्मी हो गया। अंत में 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया और उनकी बहादुरी, दूरदर्शिता, बलिदान और राष्ट्रवाद की भावना ने कई स्वतंत्र सेनानियों को प्रेरित किया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1966 में एक डाक टिकट जारी किया। तो ये था हमारा 1857 में वीर कुंवर सिंह का जो भी नेतृत्व रहा, उनकी ये कहानी थी। 1857 की जब हमारी क्रांति हुई थी तो उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग था, जिसमें वीर कुंवर सिंह का इम्पोर्टेंट था। और फिर उसके बाद हमारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जी की भूमिका है, शेख भिखारी सिंह की भूमिका है, विद्रोह पांडे गणपत राय की भूमिका है और 1857 में नीलामी सिंह देव की भी भूमिका है। तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें हम लोग बहावी आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे, बिहार में होम रूल लिंग का जो आंदोलन हुआ उनके बारे में पढ़ेंगे, चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे और अनेक क्रांतिकारी गतिविधियाँ पढ़ेंगे। स्वराजवादी आंदोलन भी देखेंगे, साइमन कमीशन, उत्तर पूर्ण स्वतंत्रता संकल्प, सविनय अवज्ञा आंदोलन, किसान सभा और बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार में पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।